अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। ओके, वंस अगेन वेलकम टू शाहिद सीरीज एजुकेशन पॉइंट। इज पीडीएफ विजिबल टू यू? एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? यस माय डियर, आई नीड योर क्विक रेस्पॉन्स। ओके, विजिबिलिटी ओके, ऑडिबिलिटी ओके, एम आई ऑडिबल, एम आई ऑडिबल? यस। ओके डियर, ओके डियर, ओके डियर। तो चलिए बेटा, मैं चैट को ऑफ कर लेता हूं। तो लेट अस गेट स्टार्टेड। Let us get started, my dear. So today we have जी हाँ बेटा, तो यहां से मैंने ये वाला पार्ट हमने कंप्लीट किया था कि मेंटल इलनेस का मतलब क्या है ना। ये वाला पार्ट हमने डिस्कस किया था कि मेंटल इलनेस के बारे में मैंने आपको बताया, मेंटल इलनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और साथ में मैंने आपको बताया था कुछ इंपॉर्टेंट मेंटल इलनेसेस के नाम मैंने आपको बताए थे। लाइक मैंने डिप्रेशन की बात करी थी, मैंने एंजाइटी डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर जिसमें एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा, जिसको हम बिंज ईटिंग, अनकंट्रोलेबल ईटिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे डिसऑर्डर्स हमें नहीं पढ़ने हैं, खाली आपको नाम याद रखने हैं। आगे जाके आपको सीवियर डिसऑर्डर्स के नाम आएंगे, या मॉडरेट या प्रोफाउंड वाले आपको आएंगे, वो वाले आपको याद रखने हैं। लेकिन इसमें आपको ये सारे डिसऑर्डर, क्योंकि यहाँ पे प्योर साइकोलॉजी हम नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पे खाली मेंटल इलनेस का कॉन्सेप्ट है। तो सो फार एज यूर सिम्टम्स आर कंसर्न, देखो सिम्टम्स में मैंने आपको बताया था, मैंने कैटेगोराइज किया था कि इसके अंदर भी आपको तीन चीजें याद रखनी है। इफ यू रिमेंबर, मैंने एक सी ए है ना, और सी ए पी कैप मैंने आपको कहा था। अगर हम सी की बात करेंगे, कॉग्निटिव सिम्टम्स, अफेक्टिव हो गया तो इमोशनल सिम्टम्स, साइकोमोटर हो गया तो सोशल सिंबल्स या सोशल सिम्टम्स वगैरह वगैरह इसमें आएंगे। तो यहाँ पे अगर हम डिटेल लुक करेंगे ना सिम्टम्स की, तो सबसे पहले इमोशनल सिम्टम्स की मैंने बात की थी। मैंने कहा था कि बच्चा जो है, किसको हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर पेशेंट कहेंगे, किसको हम मेंटल इल कहेंगे, क्योंकि वो क्राइटेरिया आप लोगों ने याद रखा, वो 4 Ds का कॉन्सेप्ट है। डिस्ट्रस, deviate, dysfunction, dangerous. तो दैट इज एक्चुअली द क्राइटेरिया, दैट इज एक्चुअली द क्राइटेरिया माय डियर, वो आपको याद रखना है। ठीक है, तो अगर हम इमोशनल की बात करेंगे, इमोशनल सिम्टम्स कौन, कल जाके ना इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि मेंटल इलनेस के इमोशनल सिम्टम्स बताओ, आपको टिक करना है कौन कौन सा इमोशनल सिम्टम है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, इट इज डिप्रेशन। डिप्रेशन में आप परसिस्टेंट सैडनेस दिखाते हो, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज, फीलिंग ऑफ होपलेसनेस, ये सारी चीजें। अनदर वी हैव एंजाइटी, अनदर वी हैव मूड स्विंग्स, अनदर वी हैव इरिटेबिलिटी। ये कल लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया। तो इमोशनल सिम्टम्स की अगर हम बात करेंगे, इमोशनल सिम्टम्स की अगर हम बात करेंगे, तो इसमें ये सारी चीजें आते हैं, यानी वो सिम्टम्स दैट आर वेरी मच रिलेटेड टू, that are very much related to the emotional symptoms। इसी तरह अगर हम बात करेंगे कॉग्निटिव सिम्टम्स की, सबसे पहले समझते हैं कॉग्निटिव का मतलब है इट इज वेरी मच रिलेटेड विद योर माइंड, इट इज वेरी मच रिलेटेड विद योर मेंटल एबिलिटी। राइट माय डियर, तो इसका मतलब है जो भी आपके दिमाग से जुड़ी हुई बातें हैं उनमें थोड़ी कमियां होंगी। लाइक डिफिकल्टी इन कंसंट्रेटिंग, आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे होंगे। अगर ए मेंटली इल पेशेंट, अगर इसको कोई टास्क दिया जाएगा, वो अपने प्रॉब्लम पे फोकस ही नहीं कर पाएगा, वो कोई डिसीजन ही नहीं ले पाएगा, और इसमें लैक ऑफ मेमोरी होगी, दैट इज रिमेंबरिंग प्रॉब्लम उसमें होगी। समझ आ गया बेटा। इसी तरह अननेसेसरली आपके दिमाग में थॉट्स आ जाएंगे, डिल्यूजन यानी फॉल्स बिलीफ्स। देखो आपने नाम सुना होगा शाइजोफ्रेनिया का, उस पे एक मूवी भी आई थी ब्यूटीफुल माइंड। तो उसमें एक हीरो जो होता है, उसके अंदर ना साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है शाइजोफ्रेनिया, उसको अननेसेसरी थॉट्स आते हैं, वो खुद थॉट्स क्रिएट कर रहा है कि उसके
पीछे कोई बंदा है जो उसको स्पाई, जो उसको जासूसी का काम करता है, वो जहां जाता है उसको लग रहा है, यानी लग रहा है, इसका मतलब है इर्रेशनल थॉट आप में है। अगर उसको कोई चाय देगा तो उसको लगेगा कि उसको इसने उसमें जहर डाला, हालांकि जहर नहीं डाला, ये आपका फॉल्स बिलीफ है, ये आपका इर्रेशनल थॉट है, आप अननेसेसरली सोचते हो। शाइजोफ्रेनी के मैं बात कर रहा हूं। पैरानोइया यानी आपको कोई कंट्रोल कर, सस्पी यू आर वेरी मच सस्पिशियस, आपके अंदर हेलुसिनेशंस होते हैं। हेलुसिनेशन का मतलब है, लेट मी टेल यू, हेलुसिनेशन का मतलब क्या है, आप अनयूजुअल साउंड सुनते हो लेकिन असल में वो साउंड होती नहीं है। आप किसी चीज को देखते हो, आप वो चीज वहां पे नहीं होता है, फिर भी आपको लगता है वो होता है। आप कमरे में जाते हो, अगर आपने कोई कपड़ा टंगा हुआ लगता होगा तो आपको लगता है कि ये कोई वहां पे कोई जानवर बैठा है, हालांकि ऐसा कोई भी नहीं है, होता है। समझ आ गया? तो हेलुसिनेशन आपके दिमाग में आप आप कोई चीज देखते हो, कोई चीज आप सुनते हो आवाज उसकी, लेकिन एक्चुअल सेंस में द थिंग्स आर नॉट देयर। When the thing is not there but still you perceive it, it's called hallucination. एक हो गया परसेप्शन, फॉल्स परसेप्शन। फॉल्स परसेप्शन का मतलब है आपने रस्सी देखी, रस्सी आपके सामने है, लेकिन आपने इंटरप्रेट इसको सांप किया, हालांकि चीज आपके सामने थी, चीज आपके सामने, लेकिन हेलुसिनेशन में क्या है, चीज नहीं है, फिर भी आप इसको यार परसीव करते हो। इट इज कॉल्ड फॉल्स परसेप्शन। फॉल्स परसेप्शन का मतलब है व्हेन देयर इज नो थिंग बट यू थिंक दैट देयर इज ए थिंग, इन एक्चुअल सेंस देयर इज नो थिंग। यू गॉट माई पॉइंट? आप बोलोगे मेरे कानों में एक अजीब सी आवाज सुनाई दे रही है, क्या आपको सुनाई दे रही है? जब वो बंदा, दूसरा नॉर्मल बंदा रिएक्ट करता है, वो कहता है कि क्या आपके कान बज रहे हैं, कौन सी आवाज है, क्या है? उस मूवी में दिखाया जाता है कि सोल्जर्स उस हीरो के पीछे लगे हुए होते हैं, वो उस पे ऊपर गोलियां चलाते हैं, उसको गोलियों की आवाज आती है। इन एक्चुअल सेंस देयर इज नथिंग लाइक दैट। तो उसको लग वो दिन दहाड़े एक छोटी बच्ची, उसको लगता है कि ये मेरी बेटी है, तो उसके साथ वो खेलता है, बात करता है। जो बाकी सराउंडिंग में पीपल होते हैं ना, वो कहते हैं ये क्या पागल है, ये किससे बातें करता है। तो दैट इज कॉल्ड हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन का मतलब है व्हेन थिंग इज नॉट देयर बट यू परसीव इट दैट देयर इज अ थिंग, इन एक्चुअल सेंस देयर इज नो थिंग। यू गॉट माई पॉइंट? एंड आपकी थिंकिंग बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होती है, बिल्कुल डिसऑर्गेनाइज्ड होती है, कोई लॉजिक ही नहीं होता है। आपके स्पीच यानी एलोगिया, ए इसका आप एक नाम याद रखेंगे, ALOGIA, या अवॉइलेशन यानी लैक ऑफ स्पीच, आपको ट्रिम्बलनेस होती है, आप बात करते हो, आपके थॉट, आपके लैंग्वेज, आपका ना कनेक्शन ही नहीं बनता है। कहते हैं ना, जो इंसान सोचता है वही बोलता है, लेकिन इस इंसान जिसको प्रॉब्लम होती है ना, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, जो वो सोचता है उसके जुबान पे वो नहीं आता है। समझ आ गया? दैट मीन्स डिफिकल्टी विद लॉजिक, थॉट एंड स्पीच। तो देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन योर थॉट एंड योर स्पीच। सी फॉर एग्जाम्पल, मैं इस वक्त आपको पढ़ा रहा हूं, मेरे जहन में जो एग्जाम्पल आती है मैं फौरी तौर पे आपको बता रहा हूं, दैट मीन्स माई लॉजिकल थॉट इज वेरी मच रिलेटेड विद स्पीच। लेकिन जब साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, जब डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग होती है दिमाग को लेकर, तो दैट मीन्स अ पर्सन इज मेंटली इल। कंफ्यूजन, कंफ्यूजन का मतलब क्या है, आपको स्टिमुलस अंडरस्टैंड ही नहीं हो रहा है, आपको मैं कुछ भी बोल रहा हूं, आप वो इंटरप्रेट ही नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब है यू हैव अ कंफ्यूजन। यू डू नॉट अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन that you need to process. You are not in a position to process your information. So these are actually the cognitive symptoms, my dear. And so far as behavioral symptoms are concerned, मैं कल का ही रिपीट कर रहा हूं बेटा, बिहेवियरल सिम्टम्स की बात करेंगे, वो लोगों से दूर भागेगा, सोशल विड्रॉल, यानी वो फ्रेंड्स को अवॉइड करेगा, सोशल एक्टिविटीज, वो अपने आप को आइसोलेट करेगा, बंद कमरे में रखेगा अपने आप को, इसको अकेला रहना पसंद है। याद रखेंगे, अगर आपके घर में कोई ऐसा शख्स है जो कहता है कि दूर हो जाओ, मैं अकेले बैठना चाहता हूं, तो इसका साइकाइट्रिक का इलाज करना जरूरी है, उसको डॉक्टर को रिकमेंड करना जरूरी है, उसके लिए रिकमेंड डॉक्टर करो। वो अकेले क्यों है? क्योंकि अगर बंदा अकेला बैठ गया, इरेशनल थॉट्स क्रिएट होंगे, और इतने ज्यादा खतरनाक इरेशनल थॉट्स क्रिएट होंगे, बंदा सुसाइड करने पे मजबूर होगा। समझ आ गया? इसलिए बंद कमरे में 2 घंटे 4 घंटे कभी ना बैठे। हाँ, अगर आप बंद कमरे में बैठे हो लेकिन आप पढ़ रहे हो, उसका मतलब है आपका दिमाग एक्टिविटी में है। लेकिन अगर आप बंद कमरे में हो, सोचते हो, कोई काम नहीं करते हो, ये आपके लिए खतरे की निशानी है। समझ आ गया? तो यू हैव टू
प्रिवेंट योर सेल्फ, ठीक है। अगर आपके घर में कोई ऐसा शख्स है जो ऐसी ऐसी एक्टिविटीज करता है, फ्रेंड्स को अवॉइड करता है, सोशल एक्टिविटीज को अवॉइड करता है, वो कहता है मैं अकेला रहना चाहता हूँ, मुझसे बात मत करो एटसेट्रा, उसमें सोसाइटल टेंडेंसीज को डेवलप होने का खतरा है बेटा। इससे बिफोर वो कुछ कर बैठे उसको हमें रोकना होगा। तो सोशल विड्रावल के बाद उसके अंदर स्लीपिंग चेंजेस आएंगे, इनसोमनिया, हाइपरसोमनिया, या तो वो ज्यादा सोएगा, है ना, हाइपरसोमिनिया यानी एक्सेसिव स्लीप, ठीक है। और खाने की अगर मैं बात करूंगा, या तो वो पूरा खाना छोड़ देगा या तो वो ज्यादा खाएगा, इसमें होता है बेटा स्लीप डिसऑर्डर, इसमें आएगा, ठीक है। और इसके भूख में यानी सिग्निफिकेंट वेट लॉस होगा या तो वेट गेन होगा, ठीक है। या तो वो कुछ नहीं खाएगा या तो वो ज्यादा खाएगा। इंक्रीज सब्सटेंस अब्यूज, वो शराब की लत लगेगी, कोई ड्रग लेगा, सिगरेट नोशी करेगा, तो वो ड्रग्स को अब्यूज करेगा। यानी ड्रग अब्यूज का मतलब क्या है, ड्रग को मिसयूज करना। ड्रग्स तो यूजफुल भी है और हार्मफुल भी है। अगर आपने ऐसे यूज किया कि आपके लिए वो हार्मफुल साबित हो गया, तो इसका मतलब है आपके लिए खतरा है। सेल्फ हार्म एंड सुसाइडल थॉट्स, अच्छा ना, ईगोइस्टिक सुसाइड, इमाइल डुर्खिम की अगर हम बात करेंगे सुसाइड में, ईगोइस्टिक से अपने आप को हार्म करना, वो अपने आप को मार डालता है। अननेसेसरी थॉट्स, यहाँ यहाँ देखो, यहाँ यह मैंने एंगेजिंग इन ए थिंकिंग अबाउट हार्मिंग हिमसेल्फ, अगर वो बंदा बंद कमरे में बैठेगा और सोचने पे वो मजबूर होगा तो विद द रिजल्ट, तो वो क्या, यस, सुसाइडल टेंडेंसीज उसमें डेवलप हो सकते हैं। इसी तरह बेटा अगर हम अदर फिजिकल सिम्टम्स की बात करेंगे, फिजिकल सिम्टम्स में वो अक्सर कहेगा मेरे सर में दर्द है, मेरे स्टोमक में प्रॉब्लम है, मेरे बॉडी में अनइवन एक्स है, यानी अननेसेसरली विदाउट नोइंग द रीजन। इसी तरह उसके पर्सनल हाइजीन में चेंजेस होंगे, वो अपने आप को केयर करना छोड़ देगा, नेग्लेक्टिंग पर्सनल केयर सच एज शॉवरिंग, ब्रशिंग द टीथ। मैंने अक्सर देखा है कि बच्चा डिप्रेशन का शिकार है, वो सुबह उठता है लेकिन बाथरूम नहीं जाता है, अपने आप को क्लीन नहीं कर पा रहा है, अपने आप को ब्रश नहीं कर रहा है, अच्छी तरह से बात नहीं कर रहा है, कपड़े गंदे पहनता है। तो हमेशा याद रखो वो अपने आप को नेग्लेक्ट करेगा, अपने पर्सनल हाइजीन को वो ठीक नहीं रह पाएगा। तो दिस इज कॉल्ड ए चेंज इन पर्सनल हाइजीन, ये आप याद रखेंगे। काज की अगर मैं बात करूंगा, कल ही मैंने आपको बताया, मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा। देखो बेटा काज, वो इक्वेशन आप बेटा याद रखेंगे, बी मेंटल हेल्थ इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ पर्सनल फैक्टर एंड एनवायरमेंटल फैक्टर। देखो ये वाला पार्ट, बायोलॉजिकल फैक्टर जो पर्सनल कॉज है, तो जेनेटिक्स, फैमिली हिस्ट्री ऑफ मेंटल डिसऑर्डर इंक्रीज रिस्क, अगर फैमिली में किसी को मेंटल इलनेस होगा तो रिस्क है कि आने वाले जनरेशन में भी मेंटल रिटार्डेड कोई बच्चा पैदा होगा या मेंटल इलनेस का शिकार होगा। हमारे बॉडी में बहुत सारे न्यूरोकेमिकल्स हैं, उनमें अगर इम्बैलेंस आ जाए, याद है मैंने कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स के नाम आपको बताए थे, सेरोटोनिन है, डोपामाइन है, नॉरएपिनेफ्रिन है, एसिटाइल कोलिन है, गाबा है, गामा एमाइनो बुटाइरिक एसिड। तो उनमें अगर इम्बैलेंस होगा, देखो अल्लाह ताला ने एक निजाम बनाया है, अगर इस निजाम में थोड़ा बहुत गड़बड़ हो गया तो इसका मतलब है प्रॉब्लम आएगी, isn't it my dear? तो ये आपको याद रखना है। इसी तरह बेटा ब्रेन इंजुरी आर डिफेक्ट्स, ट्रॉमा, ट्यूमर, स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज इन द ब्रेन एट द टाइम ऑफ बर्थ और इन हिज लाइफ, अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया होगा तो ब्रेन में इंजुरी होने की वजह से इसके दिमाग में असर आएगा और वो मेंटली इल का शिकार होगा। प्रीनेटल डैमेज ऑलरेडी मैंने कहा, अगर मदर जो है, mother, when the child is inside the womb of the mother is taking alcohol, mother is taking drugs, mother underwent infectious during pregnancy, that can be the cause of the mental ill, chronic physically, ये तो हो गया। अब साइकोलॉजिकल देखेंगे, चाइल्डहुड ड्रामा, चाइल्डहुड में आपके साथ किसी ने अब्यूज किया, ट्रॉमा किया, तो ले मे बी फिजिकल, इमोशनल, सेक्सुअल अब्यूज ड्यूरिंग अर्ली डेवलपमेंट, फिर वो लेटर पीरियड में उभर के आता है, तो दैट विल बी द काज, ओके। या आप में पुअर कोपिंग स्किल्स है, आप अपने स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पा रहे हो, आप रिजेक्शन का शिकार हो, आप फेलियर के शिकार हो, तो आप मेंटली इल हो, आपका सेल्फ एस्टीम लो है,
आपकी अपनी खुद की इमेज आपको नेगेटिव है। आप अपने आप को नेगेटिव इंटरप्रेट कर रहे हो। आप हमेशा बोलते हो, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं निकम्मा हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, वो हूँ, यो हूँ। आप अपने आप को नेगेटिवली, यानी आप तो यार पेसिमिज्म का शिकार हो, आप नेगेटिव थिंकर हो। तो इससे क्या होगा? वल्नरेबिलिटी, यानी आप यू विल बी प्रोन टू एनी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। कोई भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर आपको अटैक कर सकता है, बिकॉज आप अपने आप को लो फील करा रहे हो। हमेशा याद रखो, देखो बेटा, अभी आपका जेकेपीएससी का एग्जाम चल रहा है। आई स्वेयर बाय ऑलमाइटी अल्लाह, मैंने अपने लाइफ में ये फार्मूला अप्लाई किया है एंड मैं हमेशा कामयाब रहा अल्लाह की फजल से। मेरी कोई मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं वो हूं ये, लेकिन मैं फख्र से के साथ कहता हूं, आई हैव ए वेरी गुड self esteem. I never underestimate myself. I always give preference to myself, and that is why I am in front of you and so many students are enrolled in my batch. Without it is not a joke, my dear, that I am giving example to you. It is reality, my dear. और आप कहीं पे भी जाओ, मैंने बहुत सारे कॉलेजेस में पढ़ाया है, मैंने साउथ कैंपस में पढ़ा है, अभी भी मैं डिपार्टमेंट में पढ़ा रहा हूँ। आप कहीं पे किसी भी बंदे को पूछो कि व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ शाहिद सर टुवर्ड्स यू, तो वो आपको अच्छे से, मुझे मैं ये क्यों आपको बोल रहा हूँ, आई एम नॉट प्रेजिंग माई सेल्फ, प्रेज शुड ऑलवेज कम फ्रॉम अदर्स। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे अपने आप पे फख्र है, मुझे अपने आप पे भरोसा है कि मैं कुछ कर सकता हूँ। अल्लाह पाक ने मुझे दिमाग दिया है, टैलेंट दिया है, नॉलेज दिया है, एंड मुझे पता है कि मुझे अपनी नॉलेज को कहाँ कैसे इस्तेमाल करना है। और यही सेल्फ एस्टीम अगर आप अपने आप में फुलफिल करोगे ना, मैंने लाइफ में बहुत सारे फेलियर्स देखे हैं, बट आई नेवर क्विट। याद रखना, आपके सामने इससे पहले इंटरव्यू में मैंने फेस किया, बट आई एम वेरी मच प्राउड कि मैं उस लेवल तक पहुंच गया। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो वहां तक नहीं पहुंचते हैं, वो उनका ड्रीम होता है, लेकिन मैंने वो ड्रीम क्वालिफाई किया। मैंने शॉर्ट लिस्टिंग में हो गया, मेरे पास सब कुछ था, लेकिन अल्लाह को मेरे लिए कुछ और करना है इंशाल्लाह। बट मैंने अपने सेल्फ को लो नहीं किया। इसीलिए आपको भी मैं बोल रहा हूं बेटा, ये एग्जाम भले ही कितने आएंगे, लेकिन अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाना है आपको, कि कोई भी एग्जाम हो, ये नहीं बोलना है कि भाई सक्सेस आपको मिल जाएगी, 100% गारंटी है, लेकिन आपके पास इतना तो पोटेंशियल होना चाहिए। आप फख्र के साथ कहोगे कि यस आई कैन डू इट, आई हैव द गट्स, आई हैव द कैपेबिलिटी, आई हैव द पोटेंशियल। ये कोई मसला नहीं है, सिलेबस उतना ज्यादा नहीं है, अगर मैं मेहनत करूंगा या करूंगी तो आई कैन डेफिनेटली क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन। तो इसका मतलब है आपके अंदर सेल्फ एस्टीम है। कभी भी अपने सेल्फ को लो मत रखो। अगर आपने अपने सेल्फ को लो किया, अभी अभी एक, आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ दैट वेरी स्टूडेंट, वो कहता है सर मुझे मोटिवेशन चाहिए, मुझे ये है। देखो मैं उसके लिए बोल रहा हूं बेटा, मैं उसके लिए बोल, यू कैन डू इट माय डियर ओनली व्हेन यू गिव योर सेल्फ एन इंपॉर्टेंस। कोई भी टॉपिक मतलब डिफिकल्ट नहीं है, बट इट इज आई दैट मेक्स इट डिफिकल्ट, इट इज यू दैट मेक्स इट डिफिकल्ट। तो जब तक आपके अंदर वो पोटेंशियल नहीं होगा, रेजिलियंस, पॉजिटिव सोच जब तक नहीं होगी, ये हटाओ, ये पेसिमिज्म जो है ना बेटा, प्लीज प्लीज इस नेगेटिवनेस को हटाओ। तो अगर आपने इसको हटा दिया ना, तो यू आर सक्सेसफुल। समझ आ गया? लो एस्टीम आपको कभी नहीं होना चाहिए। लो एस्टीम आपके सक्सेस का हिंड्रेंस है, ये याद रखना है, ठीक है? एंड अनदर वी हैव पर्सनैलिटी ट्रेट्स, एक्सट्रीम परफेक्शनिज्म, डिपेंडेंसी और रिजिड थिंकिंग, ये आपको तबाही करते हैं। रिजिड थिंकिंग यानी जो आपने सोचा, मतलब सोचने में आपको फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। कभी जो आपने सोचा इट इज नॉट नेसेसरी वो होके रहेगा। आपको प्रिपेयर रहना है, मैं मेहनत कर रहा हूं, मुझे मेहनत करनी है, सक्सेस अल्लाह के पास है, लेकिन मुझे मेहनत करनी है। कल जाके मुझे रिग्रेट फील नहीं करना है, काश मैंने पढ़ा होता। आपने जब पढ़ा फिर आपको सक्सेस नहीं मिलती है, आई स्वेयर उतना ज्यादा मुश्किल नहीं होता है। अगर आपने नहीं पढ़ा फिर पेपर सिंपल आता है, फिर आप क्वालिफाई नहीं कर पाती हो, आप अपने आप को कोसोगे, काश मैंने पढ़ा होता। तो इसलिए ये सारी चीजें आप दिमाग में रखेंगे बेटा। ये कल पिछला वाला ही मैं पढ़ा रहा हूं। सोशल एनवायरनमेंट की बात करेंगे तो फैमिली कॉन्फ्लिक्ट एंड डिस्फंक्शन मैंने ऑलरेडी आपको बताया। भाई जाहिर सी बात है, अगर फैमिली में कुछ गड़बड़ है, पापा आपको सपोर्ट नहीं करता है, मदर आपको सपोर्ट नहीं करती है, आपकी फ्रेंड्स आपको सपोर्ट नहीं करती है, आप, जाहिर सी बात है, आप अपने आपको आप लोनली फील कराओगे, तो यू विल रिमेन इन सोशल आइसोलेशन एंड विद द रिजल्ट तो मेंटल इलनेस का तो बात बनता है बेटा। इकोनॉमिक हार्डशिप, किसी को गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, फाइनेंशियल स्ट्रेस,
So that is actually one more factor that adds mental illness. Discrimination or stigma, social injustice, marginalization और exclusion. मुझे बेटी को नहीं पढ़ाना है, मुझे खाली बेटे को पढ़ाना है, तो भाई क्या बात है? Why are you discriminating? समझ आ गया? तो ये सारी चीजें हैं, हम मार्जिनलाइज कर रहे हैं, बेटे को हम सेंट्रल पोजीशन दे रहे हैं और हम बेटी को एक्सट्रीम पोजीशन दे रहे हैं, मार्जिनलाइज कर रहे हैं, एक्सक्लूड कर रहे हैं. तो दैट इज डिस्क्रिमिनेशन एंड दैट कैन एड टू द ट्रॉमा. अगर बेटी में पोटेंशियल है, बेटे में भी पोटेंशियल है, बेटी में भी पोटेंशियल है, दे ऑल आर सेम. ठीक है? तो व्हाई दिस सोशल इनजस्टिस, व्हाई दिस मार्जिनलाइजेशन एंड व्हाई दिस एक्सक्लूजन? सो दिस इज एक्चुअली द फैमिली प्रेशर, दिस इज एक्चुअली द फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी. ये जो आप एक्सक्लूजन देखते हो ना, एक्सक्लूजन या सोशल इनजस्टिस, ये बाहर नहीं है, ये हमारे घर के अंदर ही होता है. मैं जब यूनिवर्सिटी से आता हूं ना, मतलब घर, मैं सबसे पहले अगर मैं कोई चीज लाऊंगा ना, मैं पहले अपनी बेटी के लिए लाता हूं. आई स्वेयर, मैंने अपने बेटे को दिमाग में डाल के रखा है कि मैं जब भी कोई चीज लाऊंगा पहले वो मेरी बेटी के लिए होगा. आप बिलीव नहीं करोगे, जब भी मैं कोई चीज लाऊंगा ना, अगर मैं अचानक से वो चीज पहले बेटे को दूंगा, अल्लाह की कसम मेरा बेटा कहता है कि पहले आप अपनी बेटी को दो. तो दिस इज, ये जो इनजस्टिस, डिस्क्रिमिनेशन वगैरह चीजें होती है ना, ये घर में ही होता है, ये डिस्क्रिमिनेशन. फिर बाद में स्कूल्स में आता है, सोसाइटी में आता है. दरअसल इट इज द पेरेंट्स रोल, इट इज द फैमिलीज रेस्पॉन्सिबिलिटी जो ये सब कुछ कर रहा है. Sometimes there is death of loved one, accident, war, or natural disaster. That can be also the reason of mental illness. सही है ना? Yes, sir. Another we can quote Sagoya. Yes. Substance abuse. अगर आप सब्सटेंसेस को मिसयूज करते हो, एब्यूज करते हो, लाइक आप लॉन्ग टर्म अल्कोहल लेते हो, लॉन्ग टर्म ड्रग्स लेते हो, लॉन्ग टर्म प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन लेते हो, तो आप वर्सन आपके मेंटल डिसऑर्डर्स बन जाते हैं. तो कुछ कुछ सब्सटेंस आपके साइकोसिस और मूड डिसऑर्डर को ट्रिगर करते हैं. तो इसलिए सब्सटेंस अब्यूज इज आल्सो वन मोर फैक्टर. अनदर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर ये है स्लीप. ये आप देख सकते हो, स्लीप डिस्टर्बेंसेस, पोअर न्यूट्रिशन, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, ओवर यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी. सो दिस इज द वर्स्ट थिंग आई कैन से. टुडेज आप अगर 3 घंटे पढ़ते हो ना, आप कहते हो आज मैंने 3 घंटे पढ़ा, खाक 3 घंटे पढ़ा. आपने इन 3 घंटों में से 1500 बार मोबाइल फोन को चेक किया होगा कि आज जो मैंने स्टेटस रखा था कितने बंदों ने देखा. तो आप अननेसेसरली टाइम वेस्ट करते हो. आप मोबाइल फोन यूज करते हो, फिर सोशल मीडिया भी यूज करते हो. भाई क्या बात है? पढ़ते भी हो, फेसबुक पे पोस्ट भी चढ़ाते हो, पढ़ते भी हो, व्हाट्सएप पे पोस्ट भी चढ़ाते हो. फिर एक क्वेश्चन देखा और 100 बार आपने मोबाइल फोन पे आपकी जो रिंग बजती है ना, तो आपका अटेंशन डाइवर्ट होता है. अगर यार आपको पढ़ना है ना, दिन में 3 घंटे 4 घंटे पढ़ना है, अगर आप में दम है ना, मोबाइल फोन को स्विच ऑफ करके पढ़ो. या अगर स्विच ऑफ करके, अगर आप वो ऑप्शन नहीं है, आप मेरा लाइव क्लास ले रहे हो, आप बोलोगे सर हाउ इट इज पॉसिबल, मोबाइल फोन बंद करके रखेंगे तो फिर हम आपकी वीडियो कैसे देखेंगे? मेरा कहने का मतलब है, मोबाइल फोन स्विच ऑफ मतलब नहीं, ये नहीं है कि उसको शट डाउन करो. मेरा कहने का मतलब है आपका कंसंट्रेशन मोबाइल फोन में खाली मेरी एप्लीकेशन पे होना चाहिए, बाकी एप्लीकेशन उसको फिलहाल के लिए. आप में दम है अगर आप फेसबुक व्हाट्सएप आज आप बंद करोगे, खाली आप ये एप्लीकेशन का यूज करोगे, तो हार्डली कोई आप में से कोई ऐसा बंदा होगा जो व्हाट्सएप को बाय बाय करेगा, यूट्यूब को अननेसेसरी वीडियोस को बाय बाय करेगा, खाली शायद सर के लेक्चर्स पे फोकस करेगा. कोई है ऐसा? मुझे नहीं लगता कोई ऐसा होगा. एनीवेज, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करा रहा हूं, मुझे आपको ये समझाना है कि अगर हमने ओवर यूज डिजिटल टेक्नोलॉजी को किया, आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस का खतरा है. याद रखो, हार्मोनल इम्बैलेंसेस आ गया, वो आपके माइंड को कैप्चर करता है एंड विद द रिजल्ट आपके माइंड में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होते हैं. तो बेटा जी, मैंने आपको ये वाला रोल ऑफ स्कूल, रोल ऑफ कम्युनिटी एंड रोल ऑफ होम, मैंने आपको कहा था कि आप ही खुद करेंगे. देखो, धीरे थोड़ा बहुत मैं आपको बताऊंगा
इसमें अगर हम रोल ऑफ स्कूल की बात करेंगे, रोल ऑफ स्कूल जो है ये रिजिड टाइप है। रिजिड का मतलब क्या है? सुबह 10 बजे आना और शाम के 4 बजे निकलना। इसका मतलब है ये आपको फॉर्मेटिव स्पेस दे रहा है जहां पे बच्चे को इमोशनली, सोशली और इंटेलेक्चुअली ट्रेन किया जाता है। ठीक है। अब प्रिवेंट प्रिवेंटिव मेजर्स इन स्कूल क्या है? ये बिल्कुल सिंपल है, मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूं। स्कूल क्या कर सकता है? मेंटल हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेगा, यानी टीचर, जिस तरह अभी मैंने आपको कहा कि सेल्फ एस्टीम के बारे में मैंने थोड़ा बहुत आपको बताया, मैंने आपको इमोशनली ट्रेन किया, मैं आपके सेल्फ के बारे में बात कर रहा था, तो इसका मतलब है मैं आपको हेल्दी ट्रेनिंग दे रहा था। सही है ना? मैं आपको काउंसलिंग करूंगा, काउंसलिंग सर्विस प्रोवाइड करना, एंटी बुलिंग पॉलिसी सिखाऊंगा कि क्रिएटिंग ए सेफ एंड इंक्लूसिव एनवायरनमेंट, या स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम्स हम बनाएंगे, फॉर एग्जांपल योगा, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस इन द करिकुलम। हमें ये सारी चीजें पढ़ा। लाइफ स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकता है स्कूल। आपको समझ आ रहा है बेटा? लाइफ स्किल ट्रेनिंग या टीचर सेंसिटिविटी, इंक्लूसिव एजुकेशन, एवरीवन लर्निंग है, पीयर सपोर्ट ग्रुप्स, तो ये चीजें कर सकता है। इसी तरह होम होम के बारे में अच्छा खासा अभी डिस्कशन हुआ था कि रोल ऑफ ए पेरेंट कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। याद रखेंगे, जब फैमिली की बात आती है और खासकर पेरेंट की, ऑलवेज टेक दीज थ्री थिंग्स। वन इज वन इज द केयर। इसको क्या हो गया यार? वन इज केयर, अनदर इज टाइम, अनदर इज लव। यू नो व्हाट, अगर एज ए पेरेंट की मैं बात करूंगा, आई मैं अपनी एग्जांपल में बोल रहा हूं, ये जो सीटीएल कॉन्सेप्ट है ना, किसी भी बुक में आप नहीं देखोगे। इट इज माई ओन क्रिएशन। ये मैं खुद से बता रहा हूं। मैंने बहुत सारी थ्योरीज पढ़ी, और इनमें से मैंने जब निचोड़ निकाला तो मुझे ये तीन चीजें समझ आ गई। अगर एक इंसान में केयर, टाइम एंड लव होगा ना, तो उसके बच्चे में कभी मेंटल इलनेस का शिकार हो कभी नहीं बनेगा। मैं टाइम पे उसको केयर कर रहा हूं, दैट मीन्स आई एम गिविंग इमोशनल सपोर्ट एंड लव टू माई चिल्ड्रन। एक नर्चरिंग एंड केयरिंग एटमॉस्फेयर बनता है, और इससे क्या होगा? आई गारंटी बच्चे में एंग्जाइटी रिडक्शन होगी। उसमें नहीं होगा रिडक्शन, कोई एंग्जाइटी। बच्चे को फील कराओ कि बच्चे का जो घर है ना, वो आप खुशी का माहौल क्रिएट करो बच्चे के अंदर। हमेशा मुझे अभी भी याद है, माई फादर वॉज वेरी मच स्ट्रिक्ट टू मी। जो ही 4 बजते थे ना, तो हमें अलार्म जैसे लगती थी कि 4 बज गए, मेरे पापा आए होंगे। तो अगर अचानक से मेरे पापा आ गए और मैं खेलने में मशगूल है, तो वो वहीं से मुझे देख रहा है कि मैं आ गया, आप अभी भी वहीं पे हो, तो आप जो भी प्ले करते हो उसको छोड़ो और अंदर जाओ। कहता है वो कुछ नहीं था, बस खाली मेरी ओर देखता था। इसका मतलब है मैं आ गया, अब आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है, अंदर जाने की जरूरत है। तो मैं बिना कुछ कहे, अगर मैं बैट खेलता था या कुछ भी, वो वहीं पे फेंक देता था और मैं अंदर जाता था। तो दैट वाज स्ट्रिक्ट, एंड इट वाज फुल ऑफ एंग्जाइटी माहौल दैट टाइम। बट ऐसा नहीं करना है। आजकल के बच्चों को हमें इमोशनल सपोर्ट करना है, लव की जरूरत है। बिकॉज आज नहीं चलेगा कि अगर हम बच्चे को डांटेंगे डांटेंगे, वो यार एंग्जाइटी का शिकार होगा और उसके मेंटल हेल्थ इश्यूज क्रिएट होंगे। हाँ, हेल्दी कम्युनिकेशन, वेरी नाइस। तो देयर मस्ट बी हेल्दी कम्युनिकेशन, फीलिंग एंड मेंटल इश्यूज रिलेटेड है। तो ये पॉजिटिव पेरेंटिंग, व्हाट डू मीन बाय पॉजिटिव पेरेंटिंग? पॉजिटिव पेरेंटिंग का मतलब है हार्श डिसिप्लिन को अवॉइड करना, और ये करना जरूरी है, ये क्यों किया, वो क्यों किया, डांट पे डांट, डांट पे डांट। नो, instead we have to use encouragement and guidance. So this is positive parenting, right? Very nice. Another, observing the, हाँ, as a father, as a guardian, I have to see the behavioral changes in my ward. अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ इश्यूज, फॉर एग्जांपल, अगर वो एग्रेशन का शिकार है, वो उसका मूड उतरा उतरा रहता है, तो मुझे उसके साथ बात करनी है, बेटा व्हाई दिस, व्हाई आर सो एग्रेसिव, व्हाई दिस। तो अगर ऐसा मैंने किया, आई एम ए गुड पेरेंट।
इसी तरह मॉडलिंग हेल्दी बिहेवियर। मॉडलिंग हेल्दी बिहेवियर का मतलब है अगर पेरेंट अच्छे एक्टिविटी कर रहा है तो बच्चा उसकी एक्टिविटीज को कॉपी करेगा। मॉडलिंग मॉडलिंग इट्स कॉल्ड विकैरियस लर्निंग, सोशल लर्निंग। पेरेंट इज मैनेजिंग देयर ओन स्ट्रेस, सेट ए गुड एग्जांपल। अगर देखो क्या है, पेरेंट इज मैनेजिंग देयर ओन स्ट्रेस। अगर मैं अपने स्ट्रेस का मैनेज कर रहा हूं, मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूं, मेरा बेटा भी गुस्सा नहीं करेगा। मैं अच्छे से खाना खा रहा हूं, मेरा बेटा भी अच्छे से खाना खाएगा। मैं अपनी मिसेस के साथ चिल्ला के बात नहीं करता हूं, तो वो भी अपनी माँ के साथ चिल्ला के बात नहीं करेगा। तो इसका मतलब है जो मैं करूंगा वो मेरा बेटा करेगा। दैट इज कॉल्ड, एल्पोर्ट बेंडोरा उसे कहता है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। वो सुबह सवेरे उठते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तो मेरा बेटा भी सुबह उठेगा, नमाज पढ़ेगा, तो वो मुझे कॉपी कर रहा है। इसका मतलब है एज ए पेरेंट मैं अपने आप को मैनेज कर रहा हूं, तो मेरा बच्चा खुद मैनेज करेगा। अगर मेरा बिहेवियर खराब है, मैं चिल्लाता हूं, छोटी छोटी बातों पे इरिटेट होता हूं, अल्लाह की कसम मेरा बच्चा भी वैसा का वैसा डिटो कार्बन कॉपी बिहेवियर दिखाएगा। क्यों? क्योंकि पेरेंट अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करते हैं, और इट इज नॉट पॉसिबल कि बच्चा भी कंट्रोल करेगा। हम कहते हैं मोबाइल फोन देखते हैं, मोबाइल फोन देखते हैं। आप उनके सामने मोबाइल फोन क्यों चलाते हो? जब तक आप उनके सामने मोबाइल फोन चलाओगे तब तक वो भी चलाएंगे, वो नहीं मानेंगे। अगर आप कुछ भी करोगे उनका बिहेवियर चेंज नहीं होगा। हाँ, अगर आप उनके सामने मोबाइल फोन नहीं देखोगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं वल्लाही वो मोबाइल फोन नहीं देखेंगे, नहीं देखेंगे और नहीं देखेंगे। समझ आ रहा है बेटा? इज दैट क्लियर? वेरी नाइस। अनदर, रूटीन को मेंटेन करना, यानी खाना कब खाना है, सोना कब है, उठना कब है, दिस दैट दैट। तो एक मेंटेन रूटीन करेंगे, ये भी पेरेंट का काम है। बैलेंसिंग एक्सपेक्टेशन, सीकिंग प्रोफेशनल हेल्प, दीज आर सो मेनी थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर। रोल ऑफ ए कम्युनिटी की अगर हम बात करेंगे, रोल ऑफ कम्युनिटी, हाँ हम कंपेन्स चला सकते हैं एट सोसाइटी लेवल। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस कंपेन्स चलाएंगे, ठीक है। हम access to service like there must be clinics, hotlines and mental health centers। अगर कोई इशू होगा तो हम उसको वहां पे भेज सकते हैं। कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स, आउटरीच टू स्कूल्स एंड फैमिलीज फॉर अर्ली स्क्रीनिंग, यूथ प्रोग्राम रखेंगे। रिलीजियस एंड कल्चरल इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करेंगे जो मॉरल गाइडेंस एंड सपोर्ट करेंगे। मीडिया रेस्पॉन्सिबिलिटी विल प्रमोट पॉजिटिव नैरेटिव्स अबाउट मेंटल हेल्थ and crisis intervention services like suicide prevention, addiction, trauma recovery. So this is actually the role of what? Community, role of a school and role of a family. I hope बेटा आपको समझ आ गया। Before I take the next topic, first of all मुझे आप कहो कि आपको अच्छे से समझ आ गया कि नहीं। मैं चैट को ऑन कर लेता हूँ, तो चले बेटा स्टार्ट करें। आप मुझे बताएं कि आपको समझ आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी से बताएं। चलो, आर यू एंजॉयिंग? आज का लेक्चर कैसा रहा तो मुझे बताओ, तो उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे। सुरैया, यस सर। मदृष्टि, यस सर। ओके, यस सर, गुड, थैंक यू। एंजॉयिंग, ओके, गुड, ओके, वेरी नाइस। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए ठीक है, ठीक है। ओके डियर, ओके डियर। तो चलिए, अब दूसरा जो हमारा टॉपिक है दैट इज एक्चुअली योगा। ओके, ओके, ओके। अब देखो, वी हैव योगा एजुकेशन। इसको अगर हम योगा फिलॉसफी की बात करेंगे, योगा फिलॉसफी इज नथिंग बट इट इज एक्चुअली द नॉलेज या प्रैक्टिस जिसमें वो बहुत सारे फिजिकल पोस्चर्स की बात करता है, ब्रीदिंग टेक्निक्स की बात करता है। अब यही टेक्निक्स हम एजुकेशन में अगर लाएंगे तो एक इंडिविजुअल में किस तरह की चेंज आ सकती है, ये बोल रहा है। तो देखो, योगा एजुकेशन की मीनिंग हम आपको बताएंगे, ऑब्जेक्टिव्स बताएंगे और इंपॉर्टेंस बताएंगे, लेकिन एक चीज नहीं बताएंगे।
वो मैंने उस वीडियो में आपको बताया, वो जो 8 चीजें हैं, यम नियम आसन ना, प्रतिहारा, दरन, निधिशनन, वो सारी चीजें मैंने अच्छे से आपको उस लेक्चर में मैंने बताए थे। ठीक है, आस्थंग मर्ग जो है, जो 8 चीजें हैं जो वहां पे मैंने आपको बताए। एनीवेज, तो यहाँ पे योग एजुकेशन का मतलब क्या है? योग एजुकेशन का मतलब है, ये वो प्रोसेस है जिसमें हम नॉलेज को इम्पार्ट करते हैं। एंड प्रैक्टिस ऑफ योगा जो है, इनमें फिजिकल पोस्चर्स, ये क्वेश्चन आता है, ये वाला नेट में, फिजिकल पोस्चर्स को क्या कहते हैं? इनको कहते हैं आसन। ब्रीदिंग टेक्निक्स को क्या कहते हैं? इनको कहते हैं प्राणायाम। और मेडिटेशन को क्या कहते हैं? ध्यान। ठीक है, और इथिकल लिविंग को क्या कहते हैं? यमस एंड नियम्स। यम नियम, यम नियम, ठीक है, फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। यानी ये वो प्रोसेस ऑफ इंपॉर्टेंट नॉलेज है एंड प्रैक्टिसेस ऑफ योगा है जिसमें हम बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट देखते हैं विद द हेल्प ऑफ फिजिकल पोस्चर्स, ब्रीदिंग टेक्निक्स, इथिकल लिविंग्स। सो दिस इज कॉल्ड एज योग एजुकेशन। अब योग एजुकेशन में डेफिनेशन क्या है? योग एजुकेशन इज एक्चुअली अ सिस्टम ऑफ एजुकेशन that develops the body, mind, and spirit in a balanced way to attain harmony within the self and with the society. And it is not actually a big deal. You can easily understand this. ये उतना मसला नहीं है। तो आई होप बेटा आपको समझ आ गया। अब ये जो योग एजुकेशन है, इसका जो रूट है ना, ये बेसिकली इंडियन फिलोसफी से बिलोंग करता है। और इसके जो फाउंडर है, दैट इज पतंजलि। ठीक है, पतंजलि आप याद रखेंगे। वैसे ये इंडियन फिलोसफी का कॉन्सेप्ट है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो वहां जाके भी आप देख लो। यहाँ पे थोड़ा ही बहुत आपको समझना है, यहाँ पे फूड टाइप्स की फूड आपको यहाँ पे समझने हैं। बाकी जो भी कॉन्सेप्ट है ना योग फिलोसफी का, वो वही रहेगा, यहाँ पे भी वो रहेगा। यहाँ पे आप देखो, इट इज रूटेड इन इंडियन फिलोसफी एंड एम्फेसिस सेल्फ डिसिप्लिन, मेंटल क्लियरिटी, फिजिकल वेलबींग एंड स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट। यानी जो कोर प्रिंसिपल्स है ना योग फिलॉसफी के इन एजुकेशन में, वो क्या है कि बच्चे में सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप करे। सेल्फ डिसिप्लिन, मेंटल क्लैरिटी, फिजिकल वेलबींग एंड स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट हो। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? देखो, बहुत सिंपल है। हर एक फिलॉसफी में आप ये कॉमन चीजें देखोगे। योग एजुकेशन कहता है कि बच्चे में फिजिकल डेवलपमेंट क्रिएट होनी चाहिए। योग फिलॉसफी कहती है कि बच्चे में मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग का कॉन्सेप्ट आया है ना, होलिस्टिक डेवलपमेंट। मेंटल एंड इमोशनल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? स्ट्रेस ना हो, एंजाइटी ना हो, डिप्रेशन ना हो, कंसंट्रेट कर पाए, मेमोरी ज्यादा हो, और इमोशनली वो स्टेबल बने। तो ये पॉजिटिव पॉइंट से ऐसे तो याद रहेंगे। मॉरल एंड इथिकल ग्रोथ, यानी सेल्फ डिसिप्लिन भी मैंने कहा। नॉन वायलेंस, अगर आपको याद होगा बुद्धिज्म में मैंने आपको 10 रूल्स पढ़ाए थे कि बच्चे बच्चे में ये 10 रूल्स होने चाहिए। वो कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, वो टॉक्सिक सब्सटेंस नहीं लेना चाहिए, वो है ना, वो सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। ट्रूथफुलनेस, रेस्पेक्ट फॉर अदर्स। तो ये बेसिकली ये सारी चीजें योग एजुकेशन से, ये उनका ऑब्जेक्टिव है। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, यानी अपने आप को पहचानना, सेल्फ रियलाइजेशन, आप कैसे इनर पीस अटेन करोगे। एंड द लास्ट वन इज होलिस्टिक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तमाम डायमेंशन जो पर्सनैलिटी की हैं, फिजिकल डायमेंशन, सोशल डायमेंशन, लैंग्वेज डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डायमेंशन, तो माइंड, बॉडी, स्पिरिट, तमाम चीजों की डेवलपमेंट। सो ये उनका भी एम है। हाँ, उनका एम ये भी है कि बच्चे का बेटर लाइफ स्टाइल और हैबिट्स बन जाए, बच्चे का सोशल हार्मोनी एंड पीस डेवलप हो जाए। समझ आ गया? तो दिस इज, ये जो ये मैंने टेबल बनाया है, जो भी अभी तक हमने पढ़ा, ये उसका निचोड़ है। तो जब मैं नोट्स आपके साथ शेयर करूंगा, तो आप जाके ये अच्छी तरह से देख लो, नॉट ए बिग इशू। ठीक है, आई होप बेटा आपको समझ आ गया। और हाँ, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, योग एजुकेशन की रिलेवेंस एनईपी 2020 से। योग is emphasized as part of co-curricular activities and health education. Very important. Integrated under holistic and multidisciplinary education framework and essential for promoting well-being and value-based education. ये आपको याद रखना है बेटा। ठीक है,
वैसे तो ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप ये 3 पॉइंट्स याद रखेंगे। अगर हम एनईपी 2020 की बात करेंगे, योग को एम्फसाइज किया गया कि ये इट मस्ट बी को करिकुलर एंड हेल्थ एजुकेशन पार्ट, तो इसको इंटीग्रेटेड अंडर होलिस्टिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन फ्रेमवर्क में रखा गया। एंड seen yoga has been seen as essential for promoting well-being and value-based education। ये आपको याद रखना है। और एक चीज है जो इसमें है, क्या रोल है योगा का इन प्रिवेंटिंग मेंटल डिसऑर्डर्स, एस्पेशली साइकोसिस एंड न्यूरोसिस। सबसे पहले न्यूरोसिस क्या है, डिफिनेशन क्या है? ये माइल्डर मेंटल हेल्थ कंडीशन है। फॉर एग्जाम्पल थोड़ा बहुत एंजाइटी, फोबिया, ओसीडी, पर्सन रिमेन इन टच विद द रियलिटी। लेकिन अगर ये सीवियर होगा, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड। माइल्ड मॉडरेट जो होता है वो क्योरेबल होता है, लेकिन जो सीवियर होता है इसमें खतरा होता है, इसमें रिहेबिलिटेशन इंसान को करना होता है। तो साइकोसिस में ये सीवियर मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें एक इंसान रियलिटी से लॉस ऑफ कांटेक्ट हो जाता है, रियलिटी से। जो शिकायतोफेरेनिया अभी मैंने आपको कहा, ये इतनी रियलिटी से दूर चला जाता है, उसको नेचुरली चीजें पता नहीं वो इनको क्या इंटरप्रेट कर रहा है। वो डिल्यूजन का शिकार, हेलुसिनेशन का शिकार, शेजोफेरेनिक का शिकार हो जाता है। तो ये याद रखना है, शेजोफेरेनिया, हेलुसिनेशन, इसका मतलब है लॉस ऑफ कांटेक्ट विद रियलिटी। ये याद रखना है बेटा। तो अब आपको क्या समझ आ गया कि हाउ योगा विल हेल्प इन प्रिवेंटिंग मेंटल डिसऑर्डर? तो नीचे दी गई चीजें हैं कि योगा से हम स्ट्रेस और एंजाइटी को रिड्यूस कर सकते हैं। बात सिंपल है। कैसे कर सकते हैं? बिकॉज योगा में आपके पास टेक्निक्स है, ब्रीदिंग टेक्निक्स, प्राणायाम। अब ये ब्रीदिंग टेक्निक्स कितने हैं वो आप खुद देखेंगे, हाउ मेनी ब्रीदिंग टेक्निक्स आर देयर इन योग। इसी तरह योग कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन को कम करता है, या योग जो है वो एंजाइटी रिलेटेड डिसऑर्डर एंड फोबिया को प्रिवेंट करता है। तो द फर्स्ट पॉइंट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि योग से हम स्ट्रेस और एंजाइटी को कम कर सकते हैं। सिंपल। नंबर नेक्स्ट इज इट बैलेंसेस द ब्रेन न्यूरोकेमिस्ट्री। योग जो है, स्पेशली ये याद रखना है, योग इन्फ्लुएंसेस ब्रेन केमिकल्स लाइक डोपामाइन एंड सेरोटोनिन, जो ऑफन इम्बैलेंस्ड होते हैं डिप्रेशन में। लेकिन अगर योग करेंगे तो ये डोपामाइन और सेरोटोनिन की लेवल ये नॉर्मल बन जाएगी। अगर हम देखेंगे डिप्रेशन, शाइजोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, यही दो, क्या क्या, डोपामाइन एंड सेरोटोनिन, ये इम्बैलेंस होते हैं इन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में से। बेटा बात को समझने की कोशिश करो, दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। मैं कहता हूं अगर कोई बच्चा डिप्रेशन का शिकार है, शाइजोफ्रेनिया का शिकार है, बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार है, उसमें डोपामाइन और सेरोटोनिन की लेवल इम्बैलेंस्ड होती है। लेकिन अगर हम योग करेंगे, योग से ये बैलेंस्ड में आ जाते हैं। तो ये न्यूरोप्लास्टी ऑफ द ब्रेन को इंप्रूव करते हैं। बात समझ में आ गई? तो कहते हैं अगर आप दिन में योग करोगे तो आपका दिन पूरा अच्छा जाता है। अगर हम अपनी, there are so many postures that we found relevance to our, when we offer salah, there are so many body postures that will give us exactly relaxation। नमाज पढ़ने में हम बॉडी मूवमेंट्स करते हैं ना, तो बॉडी मूवमेंट से इट हैज बीन प्रूव्ड कि जो न्यूरो केमिस्ट्री कहती है कि जो हमारे अंदर जो हार्मोन्स होते हैं उनमें बैलेंस आ जाता है नमाज पढ़ने से, एंड इट हैज बीन वेरी मच मॉनिटर्ड। ठीक है। तो इसी तरह इट एनहेंसेस सेल्फ अवेयरनेस एंड रियलिटी ओरिएंटेशन। ये और एक पॉइंट है। माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन इंप्रूव करता है, कॉन्टैक्ट विद रियलिटी रखता है, हमारे इमोशन को रेगुलेट करता है, हमारे अंदर इमोशनल रेजिलेंस क्रिएट करता है, यानी इमोशनल अनस्टेबिलिटी खत्म करता है, और मूड स्विंगिंग को मैनेज कर पाता है। इट बिल्ड्स रूटीन एंड डिसिप्लिन। I hope when you go through this, you will never find it tough. Reduces social withdrawal. देखो
Sixth point, it reduces social withdrawal. Number next, it enhances sleep and cognitive functions. तो ये पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, इसमें आपको उतना, ये वाला टेबल सिंपल है। प्राणायाम जो है यानी जो ब्रीदिंग टेक्निक है, इट इज एप्लीकेबल टू व्हाट, इट प्रिवेंट्स न्यूरोसिस ओसी। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है, कैन बी आस्क्ड कि प्राणायाम जो है वो क्या रिड्यूस कर सकता है, न्यूरोसिस, एंजाइटी, ओसीडी। मेडिटेशन जो है ये साइकोसिस को विड्रॉ करता है, वेरी इंपॉर्टेंट। पोस्चर्स को, बॉडी पोस्चर्स, अनास, तो ये जनरल मूड एंड इमोशनल इश्यूज। माइंडफुलनेस, अर्ली सिम्टम्स ऑफ साइकोसिस। डेली रूटीन एंड डिसिप्लिन, ये मूड डिसऑर्डर एंड अर्ली शाइज़ोफ्रेनिया को रिड्यूस कर सकता है। तो ये समरी टेबल है जो आपको याद रखना है, ठीक है। तो कंक्लूजन में हम क्या याद रखेंगे, फॉर न्यूरोसिस इट रिड्यूसेस स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, जो भी मैंने कहा, एंड फॉर साइकोसिस इट कैन हेल्प मैनेज अर्ली वार्निंग साइनस, रिड्यूस रिलैप्स एंड इंप्रूव सोशल फंक्शनिंग। आई होप बेटा आपको अच्छे से समझ आ गया। योग फिलॉसफी का कॉन्सेप्ट मैंने वहां से आपको समझाया है, और योग एजुकेशन यहाँ पे मैंने आपको समझाया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया। तो काइंडली कमेंट कि आपको अच्छे से समझ आ गया कि नहीं आ गया। चलिए मुझे कमेंट करके बताओ ये सही है, समझ आ गया कि नहीं। शाबाश। हेलो, इज एवरीथिंग क्लियर? अच्छे से समझ आ गया बेटा? ओके 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 डियर, ओके, बहुत अच्छा। हाँ, एमसीक्यूज भी लाएंगे, कोई बात नहीं, एमसीक्यूज भी लाएंगे। ग्रेट। तो देखो बेटा, नेक्स्ट इज जो आपके सिलेबस में है, टाइप्स ऑफ फूड अकॉर्डिंग टू योग डाइट। याद रखेंगे, इन योग फिलॉसफी आउटलाइनेड भगवत गीता एंड आयुर्वेदा, फूड अकॉर्डिंग टू योग फिलॉसफी हैज बीन कैटेगराइज्ड इनटू 3 टाइप्स। आपको पता है मैंने वहां पे ट्राइगुनास का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था फिलॉसफी में, मैंने आपको ट्राइगुनास, सत्व गुना, रजगुना, तमस गुण, सत्व गुण, रजगुण एंड तमस गुण। अकॉर्डिंगली ये याद रखना है बेटा, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। फर्स्ट इज देखो, बेस्ड ऑन देयर इफेक्ट ऑन बॉडी, माइंड एंड कॉन्शियसनेस। पहला टाइप ऑफ फूड है सात्विक फूड। इट इज वेरी प्योर, इट इज बैलेंस्ड एंड इट इज स्पिरिचुअल। इसमें क्या क्या आएगा, सात्विक फूड याद रखना है, सत्व गुण, रजगुण, तमस गुण, ये वही है। तो अकॉर्डिंगली इट हैज बीन कैटेगराइज्ड। सात्विक फूड जो है वो प्योर, फ्रेश, नेचुरल एंड होलसम होता है। इट प्रमोट्स क्लैरिटी, कामनेस एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। वेरी गुड। इट इज इजीली डाइजेस्टेबल एंड नरिशिंग। द फूड दैट वी रिक्वायर फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ इज, एक ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, सात्विक फूड। ठीक है। एग्जाम्पल्स, सात्विक फूड में क्या क्या एग्जाम्पल है, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, होल ग्रेन इज ब्राउन राइस, व्हीट, ओट्स। यहाँ पे ना ये नॉन वेज नहीं है, ये वेजिटेरियन है। नट एंड सीड्स, ऑनियन एंड हर्बल टीज, तो इट इज वेजिटेरियन, इट इज प्योरली वेज। ठीक है। इसका इफेक्ट क्या है, ये मेंटल क्लियरिटी को इंक्रीज करता है, कामनेस, हैप्पीनेस एंड लॉन्गेविटी। फिर है राजस, राजसिक फूड। राजसिक फूड इज एक्चुअली स्टिमुलेटिंग एंड एक्टिव फूड, और इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या क्या है, इट इज वेरी हॉट, इट इज स्पाइसी, इट इज बिटर एंड सोर, इट स्टिमुलेट्स द माइंड एंड बॉडी, इट लीड्स टू रेस्टलेसनेस, एग्रेसिवनेस एंड डिजायर। ओके, तो देखो एग्जांपल्स में, फ्राइड फूड्स, कैफिनेटेड ड्रिंक्स लाइक टी, कॉफी, onion and garlic, excessive salt and pickles, non-vegetarian food, वो ओके बट ओकेजनली,
कभी कभार, ठीक है। लेकिन जो अभी मैंने आपको बताया दैट वाज वेजिटेरियन, एंड राइजोगोनस इट इज टोटली नॉन वेजिटेरियन बट अकेजनली, ठीक है। इफेक्ट क्या है? ये एक्टिविटी इंक्रीज करता है एम्बिशन एंड इरिटेबिलिटी एंड रेस्टलेसनेस। अनदर इज तमस गुण, इम्प्योर एंड डलिंग फूड। क्वेश्चन ऐसे ही आ सकता है बेटा, इसमें स्टिल ओवर कुकड प्रोसेस्ड और इम्प्योर फूड आएगा। डल्स द माइंड एंड प्रमोट्स इनर्शिया, रुकावट, लेजीनेस एंड कंफ्यूजन। एग्जाम्पल्स क्या है? रीहीटेड फूड, जंक फूड, चिप्स, फास्ट फूड, स्वीट्स, अल्कोहल, टोबैको, फर्मेंटेड मीट, फिश, एग्स, इट इज प्योरली नॉन वेज, इट इज प्योरली नॉन वेज। तो इससे क्या होगा? इट काजेज लेथार्जी, इग्नोरेंस, डिप्रेशन एंड नेगेटिव इमोशंस, ठीक है। अब देखो सात्विक फूड में इट इज प्योर, फ्रेश एंड नेचुरल, calm, balanced, spiritual, fruits, vegetables, grains and milk. राजस में स्पाइसी, रिच, स्टिमुलेटिंग है, एक्टिव, रेस्टलेस एंड इगोइस्टिक। स्पाइसेस, कॉफी एंड फ्राइड फूड्स, ठीक। एंड तम तामसिक में स्टील, डल, इम्प्योर, डल, लेजी। तो आई होप बेटा अकॉर्डिंग टू योग फिलॉसफी आपको ये सत्व, राजस एंड तमस समझ आ गया। तो अकॉर्डिंगली foods are have been also categorized. So this was all about today's lecture. Inshallah, tomorrow we will be taking one more interesting topic, that is how can we manage the stress. So it is all for today, ठीक है। It is all for today my dear. So be happy and Allah Hafiz. सरमद रशीद क्या लेखन सत्व गुणस रज गुणस तमस्य। ओके बेटा, आप सबको समझ आ गया बेटा? सभी बच्चों को समझ आ गया? जरा आप लास्ट में कमेंट करिए। आप तो जा रहे हैं सभी। थैंक यू फॉर दिस वैल्यूएबल सेशन, थैंक यू। ओके डियर, ओके डियर। चलिए, यस, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए बेटा, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। हाँ।